बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सेशन प्योरली इंग्लिश ऐसे एंड कंपोजिशन डिस्क्रिप्टिव और उर्दू ऐसे एंड कंपोजिशन डिस्क्रिप्टिव के लिए है। इन एडिशन टू इट हम लाज को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो जस्ट डिस्कशन होगी, ठीक है। कोशिश करेंगे उनको भी करने की। तो सबसे शुरू में मैं एक बात करना चाहूँगा आपके लिए कि एक स्टूडेंट था, तो क्लास में उस्ताद साहब ने ये बात कही कि तजर्बा वो कंघी है, वो कंगा है, कॉम्ब है, वो कंघी है कि जब ये हाथ आती है तो सर पे बाल ही नहीं रहते, तो फिर इस कंघी का क्या फ़ायदा। अब उस बच्चे को तो बात समझ ना आई, तो उसने क्या किया, उसने जाके ना अपनी माँ से पूछा, वालिदा से। तो अब वालिदा भी थी ज़रा सादा सी, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बेटा इतना ना पढ़ा करो, आपके टीचर के सर पे इसीलिए बाल नहीं है, वो पहले ही गंजे हो गए हैं, तो आप ना ये ना किया करो, ना इतना ना पढ़ा करो। अब बच्चा ना सेटिस्फाई ना हुआ, बच्चा ज़रा ज़हीन था। जब शाम को वालिद साहब घर आए तो उसने वालिद साहब से पूछा कि इस तरह उस्ताद साहब ने कहा है तजर्बा एक ऐसी कंघी है, वो तब हाथ आती है जब सर पे बाल नहीं रहते। तो फिर उसके वालिद साहब ने बताया कि तजर्बा जो है वो ज़िंदगी गुजरने के साथ साथ समझ आता है, ये किताबों में नहीं है, ये एक तजर्बा है। वक्त गुजरने के साथ साथ जब बंदे को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है तो तब हाथ आता है। तो उस बच्चे ने बड़ी मज़े की बात की, उसने कहा बाजान फिर ऐसी कंघी का क्या फ़ायदा कि जब हाथ आए हमारे सर पे बाल ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा ऐसे तजर्बे का। तो आप मुझे ये बताएं कि जब सर पे बाल हों तब बंदा कंघी कैसे करे, जब सर पे बाल हों तब कंघी कैसे की जाए। तो वालिद साहब ने भी आगे से जवाब दिया कि उसका ये है कि आप किसी से कंघी लेके बाल सीधे कर लें, बालों में कंघी तो करनी है ना। इट मीन कि आपकी वो उम्र है जिसमें आपके पास तजर्बा नहीं है, तो आप दूसरों के तजर्बात से फ़ायदा उठा लें। इसमें बहुत बड़ा सबक है, लेसन है। चे जाए इसके कि ये जवानी के 4-5 साल जो पढ़ने वाले होते हैं, जिनमें बंदा कुछ कर सकता है, वो सिर्फ सीखने में और ये पता लगाने में गुजर जाएं कि पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इस चीज़ में गुजर जाएं, बजाय इसके कि इसमें हम तैयारी कर ले जाएं। और तैयारी करने के लिए गाइडेंस ज़रूरी है। इसके अलावा जो मैंने आपसे सवाल करना था, आपने इस पर सोचना है और एंड पे मुझे आंसर भी करना है कि देखें हमारी डिग्री पर कितनी इन्वेस्टमेंट होती है। हम छोटे से होते हैं, बच्चा रो रहा होता है और वो स्कूल नहीं जाना चाह रहा होता, उसको स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं, और फिर ट्यूशन की मद में, स्कूल फीसेस की मद में, और उसके एक्सपेंसेस, छोटे छोटे बच्चों के एक्सपेंसेस कितने ज़्यादा हैं, कितनी ज़्यादा उस पर इन्वेस्टमेंट है। और यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस अब कितनी बढ़ गई है। एट द एंड जब डिग्री मिलती है तो डिग्री आपका पेट भर देगी जब आपको भूख लगेगी। आपके पास जूता नहीं है, आप डिग्री दिखा के दुकान वाले से जूता ले लेंगे, ये देखो मैंने डिग्री की हुई है। नहीं, आपने होटल में जाएंगे, उसको डिग्री दिखाएंगे, देखिए मेरे पास एमफिल की डिग्री है मैस कम्युनिकेशन की, मुझे खाना दे दें, देगा नहीं। जब आपकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके टाइम की और आपके पैसों की, उसके इवज़ आपको डिग्री मिली और वो आपको कुछ नहीं दे रही, वो डिग्री आपको कुछ नहीं दे रही, तो उसके बाद अगर साल 6 महीने की प्रिपरेशन से आपको जॉब मिल जाएगी और वो जॉब आपको खाने के लिए देगी, मुआशरे में इज्जत देगी, आपके जूते टूटे हुए हैं, जूते लेने के लिए पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको पता है तलख हकीकत का भी कि जॉबलेसनेस क्या चीज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ है। तो इधर हम थोड़ी सी फीस देने से क्यों कतराते हैं, जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके एक डिग्री लिया वो हमें कुछ नहीं दे रही, तो हम इधर इन्वेस्टमेंट करने से क्यों कतराते हैं। तीसरा पॉइंट मेरा ये था कि आया कि इसकी तैयारी एक इंग्लिश टीचर से की जाए जो एमए इंग्लिश है, तो उसका आंसर है नो। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। इसके अलावा आप किसी भी लड़के से जिसने CSS PMS पर रिपेयर किया है, आप उससे भी पूछ सकते हैं, तो वो आपको नो में जवाब देगा। आप उसके पास जाएंगे, वो आपको 6 महीने खपाएगा। 6 महीने के बाद जब आप कहेंगे कि सर पेपर में मैंने क्या लिखना है, तो उसका आंसर होगा बेटा मैंने सिखाना था हाउ टू राइट, कि कैसे लिखना है। ये जो व्हाट टू राइट है ना, ये आपने करना है। इट मीन उसने आपका टाइम वेस्ट कर दिया, क्योंकि उसने कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं दिए, उसको पता नहीं है
लिखना क्या है, कैसे करना है, क्या टॉपिक्स हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, तो इंग्लिश टीचर नहीं। इसके रेलिवेंट आप एक्सपीरियंस्ड टीचर के पास जाएंगे, ठीक है, आप एक्सपीरियंस्ड टीचर के पास जाएंगे। अब एक्सपीरियंस टीचर फॉर एग्जांपल देखो ना, आप CSS तैयार कर रहे हो, आपने हिस्ट्री ऑफ USA पढ़नी है, तो जो आम हमारा हिस्ट्री का टीचर है या पाक स्टडीज़ का टीचर है, वो आपको क्या स्टडी करवाएगा? अगर आपके जहन में ये है ना, कुछ लड़कों के जहन में होता है कि डिग्री वाला बंदा, तो वो तो USA हिस्ट्री में तो कोई डिग्री करवाता ही नहीं है इधर। इसके अलावा और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इधर जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, उनमें भी कोई डिग्री नहीं करवाता। एंथ्रोपोलॉजी है, इस तरह की डिग्री सब शुरू करवाई गई हैं, तो लोग पढ़ रहे हैं ना। तो इसमें ये होता है कि हमने चूंकि टारगेटेड स्टडी करनी होती है, बस एक एक्सपीरियंस्ड बंदा चाहिए एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाने के लिए, जिसे पता हो कि ये 15 से 20 क्वेश्चंस हैं और ये तैयार करने हैं और इनमें से आता है। और ऐसे ही होता है, अगर आप कहें ना नहीं मैंने समझ के पढ़ना है, मैंने ऐसे करना है, मैंने वैसे करना है, मैंने थारोली स्टडी करना है, तो कामयाबी जो हमारा सिस्टम, हमने सिस्टम के मुताबिक चलना है ना अपने, तो हमारे सिस्टम के मुताबिक कामयाबी नहीं मिलेगी। वैसे उसके पास बहुत नॉलेज आएगा, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन उसके 6 महीने तो 100 नंबर का सब्जेक्ट तैयार करने में गुजर जाएंगे। अच्छा जी, चौथा पॉइंट मेरा ये है कि मैंने जनाब आपको ना घोल कर कुछ नहीं पिलाना, मैंने कुछ भी घोल कर नहीं पिलाना। लीड करना है, बताना है, रास्ता दिखाना है, मेहनत आपने करनी है जनाब। मैं जस्ट आपको आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि ये रास्ता लाहौर को जाता है, ये रास्ता कामयाबी की तरफ जाता है, और कैसे चलना है, कैसे ड्राइविंग करनी है, कहाँ इंडिकेटर है, कहाँ पर सिग्नल्स हैं, कहाँ पर आपने रुकना है, क्या करना है, वो सारा कुछ बताया जाएगा। मेहनत आपने खुद करनी। इसके मैं मिसाल दूंगा, आप देखें अल्लामा इकबाल साहब को जब सर का खिताब मिलने लगा है, तो उन्होंने क्या कहा कि इसके हकदार मेरे उस्ताद मोहतरम है मौलवी मीर हसन। अब अगर वो ये अल्फाज अदा ना करते तो क्या हम मौलवी मीर हसन को जानते थे? नहीं जानते थे, ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट मेहनत करके, तैयारी करके वो अपना नाम कमा सकता है, वो बड़ा आदमी बन सकता है। आपको पता है फैज़ अहमद फैज़ साहब भी मौलवी मीर हसन से पढ़े हैं, बाद में उसी कॉलेज में गए थे फैज़ साहब भी, और फैज़ साहब के भी उस्ताद है मौलवी मीर हसन ही। अब फैज़ साहब का नाम, अल्लामा इकबाल का नाम पूरी दुनिया में है, लेकिन वो क्रेडिट देते कि अपने उस्ताद को क्रेडिट देते हैं। इसकी एक और मिसाल आपके सामने हुजूर दाता अली हजवेरी दाता साहब लाहौर, सबको पता है। तो अगर मैं आप में से किसी से क्वेश्चन करूं कि उनके पीरो मुर्शद का किसी को पता है? नहीं पता। उनके पीरो मुर्शद हैं शेख अबुल फजल मोहम्मद बिन हसन खतली। तो बताने का मकसद ये है कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बड़ा कोई हो, जिसका नाम हो, ये है वो है। जस्ट इसमें गाइडेंस रिक्वायर होती है और काम आपने करना है। किसी ने भी घोल के नहीं पिला देना और आपने पास नहीं हो जाना, आपने खुद ही मेहनत करनी है। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि इसमें स्मार्ट वर्क होगा और टारगेटेड स्टडीज़ होगी। अगर आप कहेंगे कि इसमें, हाँ जी बिल्कुल, एक से 2 लेक्चर होंगे ऐसे पे भी, ऐसे क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वेस्ट नहीं, कंज्यूम कह सकते हैं, कंज्यूम नहीं करेंगे कि इस तरह के ऐसे बस तैयार किए जाएं, क्रिटिकल थिंकिंग की जाए, हमारे पास इतना टाइम नहीं। हमने टू दी पॉइंट जो ऐसे करने हैं, मैं बता देता हूँ। जैसे क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग का तकरीबन ऐसे हर पेपर में आता है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें डिजिटल रेवोल्यूशन आ जाता है, ये है। सोशल मीडिया है, जेंडर इक्वलिटी है, और गवर्नेंस, करप्शन, डेमोक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी, ये इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। एजुकेशन है। अब एजुकेशन का जो हम टॉपिक तैयार करेंगे, मजमून ना भी आए ना, उसके जो हेडर है ना, वो हर ऐसे में इस्तेमाल होंगे। हम हर चीज़ के सोल्यूशन में लिख सकते हैं कि एजुकेशन इसका सोल्यूशन है, हर चीज़ के। करप्शन का सोल्यूशन एजुकेशन है जी, हम बच्चों को टीच करें। हर चीज़ का जो जेंडर इक्वलिटी में एजुकेशन का आएगा, हर चीज़ में, सोशल मीडिया में, हर चीज़ में, क्लाइमेट चेंज में, ग्लोबल वार्मिंग में कैसे कंट्रोल करें, कैसे लोगों को समझाएं, हम अपनी न्यू जनरेशन को पढ़ाएं जी, उनको बताएं इसके बारे में। फिर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। आपको पता है पाकिस्तान 5वें नंबर पर आ गया पूरी दुनिया में आबादी में, और इसी में अर्बनाइजेशन भी हम थोड़ा सा इसमें हेडर कर लेंगे। सी पैक हम डीपली स्टडी करेंगे, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम IMF वर्ल्ड बैंक को भी स्टडी करेंगे और पढ़ेंगे कि क्या फॉरेन एड लेने से हम तरक्की कर सकते हैं कि नहीं। टूरिज़्म का टॉपिक भी करेंगे, और एनर्जी क्राइसिस का करेंगे, नेशनल इंटीग्रेशन का करेंगे। और अभी आपको पता है जड़ामाला वाक़या हुआ, तो मुझे लगता है कि माइनॉरिटीज़ का ना आ जाए, तो हम माइनॉरिटीज़ का टॉपिक भी करेंगे, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान। फिर फ्री मीडिया की लिमिटेशन पर भी टॉपिक करेंगे,
और फॉरेन पॉलिसी पर भी करेंगे हम। ये जो मैंने सीधा सीधा टॉपिक्स आपको बताए हैं ना, हम ये करेंगे। अब ये सारे के सारे करने वाले हैं और ये पेपर में आने वाले हैं। इसका तरीकाकार ये होगा कि फॉर एग्जांपल आज हमने एजुकेशन अगर करना है तो इससे पहले आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी जाएगी, तरीका बताया जाएगा और बाकायदा एक एक चीज़ बताई जाएगी। मसलन मैं इसलिए कह रहा हूँ इंग्लिश टीचर कि उन्होंने यही एट द एंड कहना है कि मैंने तो ये बताना था लिखना कैसे। तो स्मार्ट स्टडी ये आपको बताया जाएगा, आउटलाइन कितने पेजेस की होनी चाहिए, बाकायदा लाइनें बताई जाएंगी, इंट्रोडक्शन कितने वर्ड्स का होना चाहिए और थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, उसके बाद नेक पैराग्राफ क्या होता है, उसके बाद जनाब आप इंट्रोडक्शन पे आएंगे और बॉडी पैराग्राफ क्या होता है, बॉडी पैराग्राफ में कितने पैराग्राफ लिखने हैं, एक पैराग्राफ में कितने वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सजेशंस हैं, कंक्लूजन है, हर एक की ना बाकायदा वर्डिंग बताई जाएगी। और इसका जो जनरल एक स्केच है ऐसे का, वो इसमें आउटलाइन होती है, आउटलाइन के बाद थीसिस स्टेटमेंट होती है, फिर इंट्रोडक्शन होता है। फिर अगर हम पॉलिटिकल इकोनॉमिक या सोशल टॉपिक लें तो उसकी काजेज होती हैं, इफेक्ट्स होते हैं, उसके सॉल्यूशंस होते हैं, फिर काउंटर आर्गूमेंट्स होते हैं और कंक्लूजन होता है। फिर हम पढ़ेंगे कि आया कि कोटेशंस का इस्तेमाल कितना, कब और कैसे करना है, फैक्ट्स एंड फिगर्स कितने के डालने हैं, लैंग्वेज कौन सी हमने ऐसे में इस्तेमाल करनी है, और जो टर्मिनोलॉजी है आया कि वो हमने ऐसे में इस्तेमाल करनी है या नहीं, जॉर्गन्स, ठीक है, और किस तरह की लैंग्वेज हमने इस्तेमाल करनी है। फिर जो इंग्लिश ऐसे है इसमें 4 चीज़ें होती हैं, नरेशन, एक्सपोजिशन, आर्गूमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन। इन चारों के बारे में पढ़ेंगे ये क्या है और हमने अपने ऐसे में इन चीज़ों को कैसे आर्टिकुलेट करना है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ऐसे के लिए वो भी डिस्कस करेंगे कि इन पॉइंट्स के बगैर गुजारा ही नहीं है। और जो एरर्स हैं आप कहीं नहीं पढ़ेंगे कि एरर्स क्या होते हैं, बच्चा क्यों ऐसे में फेल होता है, एरर ऑफ कॉन्सेप्ट क्या होता है, एरर प्लान क्या होता है, एरर ऑफ डिस्कोर्स क्या होता है, एरर ऑफ इरिटेशन क्या होता है, एग्जामिनर इरिटेट हो जाता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कैसे कायम करना है, एरर ऑफ स्पेलिंग, एरर ऑफ ग्रामर, एरर ऑफ टेंसेस, एरर ऑफ प्रेजेंटेशन, इन सब एरर से कैसे बचना है। ये एरर्स है ना जो आपका ऐसे आपको फेल करवाते हैं, तो हम इन सारी चीज़ों को ऐसे में स्टडी करेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इसका दूसरा पार्ट है कंपोजिशन का, उसमें प्रेसी बड़ी अहम है, चाहे वो 15 मार्क्स की है या 20 मार्क्स की है, लेकिन एग्जामिनर के नज़दीक ना उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो हम प्रेसी को, उसका एक लेक्चर होगा बाकायदा तौर पर प्रेसी का, डिफरेंस बिटवीन प्रेसी एंड समरी, समरी में क्या डिफरेंस है, प्रेसी में क्या डिफरेंस है, जो डिफरेंसेस है बाकायदा हम वो स्टडी करेंगे। और पास्ट पेपर की, बल्कि CSS के पास्ट पेपर्स की हम आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको बाकायदा दी जाएगी समरी और आपने उसकी बना के चेक करवानी है, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद अपने हाथों से काम करेंगे, तो इंशाल्लाह यू विल सक्सीड इन द एग्जाम्स। उसके अलावा कुरेक्शन आती है, कंपोजिशन में हम कुरेक्शन भी करेंगे और वो आप पहले समझाई जाएगी, आपको दी जाएगी करने के लिए, आपने किया करनी है। ईडीएम्स का मटेरियल दिया जाएगा, आपने याद करना है। अब ट्रांसलेशन करनी है तो उसके रूल्स बताए जाएंगे ट्रांसलेशन के, और ट्रांसलेशन का पैराग्राफ डेली का आपको एक दिया जाएगा और वो आपने करके चेक करवाना होगा। उसके बाद नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसका एक लेक्चर होगा और इसमें भी CSS के पास्ट पेपर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप करके चेक करवाएंगे। कंप्रीहेंशन कभी आई नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसका एक लेक्चर करेंगे कि आ भी सकती है, गॉड फॉरबिडन। और उसके अलावा ग्रामर है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको दिए जाएंगे। एप्लीकेशन और लेटर है, तो इसका भी मेथड समझाया जाएगा, क्योंकि कभी कभार एप्लीकेशन और लेटर भी आ जाता है। अच्छा, इस इंग्लिश के पेपर की तैयारी का एडवांटेज क्या होगा? पहला तो तहसीलदार तो है ही है, इसके अलावा क्या एडवांटेज होगा? इसके अलावा PMS मिनिस्ट्रियल कोटे के लिए जो लोग एलिजिबल हैं उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। अब आपको पता है FIA और जो कस्टम की जॉब्स हैं फेडरल के थ्रू आती हैं, उनके लिए डिस्क्रिप्टिव ज़रूरी है, तो उसकी तैयारी हो जाएगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB में फेडरल के थ्रू जॉब्स आती हैं, उनका भी डिस्क्रिप्टिव होता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में NTS के थ्रू जॉब्स आती हैं, उनका भी डिस्क्रिप्टिव होता है। जनरल PS जो PMS है उसका भी आपका ऐसे और प्रेसी इंशाल्लाह प्रिपेयर हो जाएगी। इसके अलावा 4 पेपर वाले एग्ज़ाम PPSC अनाउंस करता है, जिसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तहसीलदार है,
इसके अलावा कभी कभार वो डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर है, उसके भी 4 पेपर ले लेता है। तो ये वेरी करता रहता है ना। अभी आप देखें प्रीवियसली जो तहसीलदार रिक्रूट किए हैं उन्होंने 2 पेपर से कर लिए थे, अभी 4 कर दिए हैं। असिस्टेंट लाहौर हाई कोर्ट के लिए रखे थे, उसमें भी 4 पेपर थे। तो 4 पेपर कभी भी अनाउंस हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो मैंने आपको ऐसे के टॉपिक्स बताए हैं जिसके ये प्रिपेयर होंगे ना, उसका इंटरव्यू बहुत ही शानदार होगा पीपीएससी का। जब इतना नॉलेज हो ना तो उधर बंदा रुकता नहीं है, मुझे इतना पता है। तो आपके आउटस्टैंडिंग मार्क्स आएंगे इंटरव्यू में से। ये थी इंग्लिश एस्से के बारे में जनरल डिस्कशन। उसके बाद है जनाब हमारी उर्दू के बारे में। अब उर्दू को इजी नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि उर्दू में से भी तो वो भी तो 100 मार्क्स का है ना। तो उर्दू को आपने इजी नहीं लेना। उर्दू को भी आपने ऐसे ही तैयार करना है जिस तरह अदर सब्जेक्ट्स किए जाते हैं। उसमें भी ऐसे है, सबसे पहले ऐसे लाजमी आना ही आना है। उसमें भी जो इम्पोर्टेंट ऐसे हैं वो आपको तैयार करवाए जाएंगे, जिनमें से ये जो इंग्लिश ऐसे हैं ना काफ़ी वही होंगे, उन्हीं को उर्दू में हम प्रिपेयर करेंगे। जिनमें टेररिज्म है, ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, सी पैक है, ये नेशनल इंटीग्रेशन है, और इस तरह के जो भी हमारे उर्दू के भी इम्पोर्टेंट ऐसे हैं ना, हम उनको भी तैयार करेंगे। और जो प्रेसी है इसको उर्दू में तलखीस कहते हैं, तो उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे पास पेपर्स में से। फिर कुछ अशार हैं उनकी तशरीह भी आ जाती है, उसका तरीका बताएंगे कैसे तशरीह करनी है। जुमलों की दुरुस्ती तकरीबन लाजमी आएगी, तो जुमलों की दुरुस्ती पे हम अच्छा खासा टाइम स्पेंड करेंगे। ख़त कैसे लिखना है, ख़त में क्या चीज़ें हैं जो दूसरों से आपको अलहदा करेंगे, जुदा करेंगे कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। रसीद कैसे लिखनी है, रसीद लिखने का बाकायदा आपको तरीका समझाया जाएगा और कुछ रसीदें आपसे लिखवाई भी जाएंगी। फिर इसमें इल्म बयां, इल्म बदी का इस्तेमाल भी समझाया जाएगा। ग्रामर है। अच्छा, उर्दू के पेपर में भी ट्रांसलेशन आ जाती है। उर्दू का पैराग्राफ होता है और आप इंग्लिश का पैराग्राफ होता है और उसकी हमने उर्दू ट्रांसलेशन करनी है, तो ऐसे भी आ जाता है। इसके अलावा जो जनरल नॉलेज का पेपर है वो भी कलीदी रोल अदा करेगा, क्योंकि इसमें 400 मार्क्स आपके रिटर्न में होंगे और ये हाफ नहीं होते, ये पूरे के पूरे 400 ही रहेंगे। तो मैक्सिमम स्कोर करना है, क्योंकि इंटरव्यू में आज आके सब स्टूडेंट्स के मार्क्स 56 से लेकर 66 इन 10 के अंदर अंदर ही ना, सॉरी 200 का इंटरव्यू होगा ना, तो 10 नंबर के दरमियान में ही सबके मूव करेंगे। यानी 120 से लेकर 130, 35, 36 यूजुअली इतने का आएंगे। तो उधर से इतना मार्जिन नहीं मिलेगा। मार्जिन जो आपने निकालना है वो रिटर्न से निकालना है। तो अगर किसी का जनरल नॉलेज का पोर्शन तैयार नहीं है तो वो हमारा ये जीके का भी बैच ज्वाइन कर सकता है। अगर उसका तैयार है तो ठीक है, फिर वो ये ज्वाइन कर सकता है। सिर्फ इंग्लिश ऐसे एंड कंपोजिशन, उर्दू ऐसे एंड कंपोजिशन का बैच ज्वाइन कर सकता है। तो इसमें रिटर्न में आपको मैक्सिमम स्कोर करना होगा फाइनल एलोकेशन हासिल करने के लिए।